गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये तो हम सभी लोग अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि पूरा देश पूरा दुनिया इस समय कोविड की गंभीर चुनौतियों को फेस कर रहा है। तो आपको भी सुरक्षित रहना है, अपने परिवार को भी कोविड से सुरक्षित रखना है। और यकीन मानिए, लाइफ में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइफ इटसेल्फ। लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है वो अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखने पर होनी चाहिए। और इस चुनौती के बीच में, इस चैलेंज के बीच में हमें थोड़ा सा अपने स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है। जो स्टेट सर्विस का जो एग्ज़ाम है जून में, जो प्रिडिक्ट किया गया है, तो उसकी हमारी जो स्टडी है, उसकी प्रिपरेशन, उसे भी हमें कंटिन्यू रखना है। हालांकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाए 20 जून को। शायद मैं अपने लेवल पर जुलाई में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ एग्ज़ाम को। पर ये मेरा इंडिविजुअल प्रिडिक्शन है। मे बी पॉसिबल कि 20 जून को ही एग्ज़ाम हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन को 20 जून के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, ठीक। तो मैं थोड़ा सा आपको जो स्टेट सर्विस का नया सिलेबस है, आपको स्टडी कैसे करना है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं जो इंडियन एमपी की जो हिस्ट्री है स्पेशली, उसके बारे में फिर हम अपना लेक्चर या हमारी स्टडी शुरू करेंगे, ठीक। तो पहले तो आप ये देखिएगा कि जो नया सिलेबस आया है, तो उसमें उन्होंने एमपी का जो पोर्शन है, एमपी का जो वेटेज है, वो काफ़ी बढ़ा दिया है। और इवन मुझे ऐसा लग रहा है, जो अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था या इसके पहले भी जो प्री के एग्ज़ाम हुए थे पुराने सिलेबस पर ही, तो उसमें काफ़ी कुछ हमें एमपी के क्वेश्चंस उसमें देखने को मिले थे। इवन मेरा अपना जो रियलाइजेशन था इस एग्ज़ाम को लेकर, वो ये रहा है कि जहाँ तक डेप्थ वाली बात है, यदि वो कहीं डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो एमपी से पूछ रहे हैं। और जनरल हम जो एक हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, या जो हमारे जनरल सब्जेक्ट्स हैं, तो उनसे उनके काफ़ी ऑर्डिनरी क्वेश्चंस थे, हमें बहुत ज़्यादा उनमें डेप्थ नज़र नहीं आई। मतलब मैं सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब आपका पूरा जो फोकस है वो एक्चुअली एमपी पर होना चाहिए। तो ठीक है, हम 10 यूनिट में देख रहे हैं कि सिलेबस को उन्होंने डिवाइड किया है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर वो 10 यूनिट्स हैं, तो 10 क्वेश्चंस वो कवर करेंगे हर एक यूनिट से। संभवतः ऐसा नहीं होगा। पर एक चीज़ सिलेबस में हमें दिख रही है कि वो 10 में से 4 यूनिट जो उन्होंने मेंशन की हैं अपने सिलेबस में, वो कम्प्लीटली एमपी ओरिएंटेड हैं। आप देखिएगा, उसमें एमपी को ही स्पेसिफिक उन्होंने पूछने की कोशिश की है अपने नए सिलेबस में। और शायद ये सही भी है, क्योंकि हम अदर एग्ज़ाम्स देते हैं जब दूसरे स्टेट्स की, तो हमें उन स्टेट्स में, केवल यूपी को यदि हम अलग कर दें, तो उन स्टेट्स में हमें वहाँ का जो लोकल का जो जनरल स्टडी है वो ज़्यादा हमें देखने को मिला है, डेप्थ हमें देखने को मिला है। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, तो ये एग्ज़ाम्स में लोकल का ही वेटेज ज़्यादा पेपर्स में हमें देखने को मिलता है। तो शायद एमपी पीएससी भी अब उसी तरफ जा रहा है, ठीक। दूसरा कि अभी जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था एमपी पीएससी का, तो उसमें भी बहुत सारे उन्होंने जो मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो कहीं ना कहीं या तो डायरेक्टली उन्होंने एमपी से पूछे हैं, या कहीं ना कहीं वो लिंक करते हैं एमपी की हिस्ट्री के साथ में, या एमपी की ज्योग्राफी या जनरल स्टडी के साथ में, ठीक। तो मैं थोड़ा सा सिलेबस बता दूं। सबसे पहले तो फर्स्ट जो है यूनिट, उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और यहाँ के लिटरेचर के बारे में बात की है। तो जो हिस्ट्री है वो तो हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि मेंस में आप देखना 2 यूनिट ही उन्होंने एमपी की हिस्ट्री से दे रखा है और कल्चर से। ये वाली जो फर्स्ट यूनिट है ये काफ़ी डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगी। हिस्ट्री तो हम पढ़ेंगे ही, यहाँ की जो ओवरऑल डायनेस्टीज़ हैं एमपी की, तो काफ़ी डिटेल में मैं उसमें आपको बता दूंगा। संस्कृति भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगी। इसमें यहाँ की जो कलाएं हैं, स्थापत्य कला है, चित्रकला है, जनजातियाँ, बोलियाँ, लिटरेचर। लिटरेचर में 2 चीज़ों पर आपको स्पेशली फोकस करना है। एक तो एमपी के जितने भी साहित्यकार हैं, तो उनका जो बुक्स के नेम है, उनके या उनके कोई अकाउंट्स रहे हो तो उनके बारे में। और इसके बाद में कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनकी बुक्स बहुत कम हैं, तो उनका थोड़ा सा हमें कंटेंट भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली वो बुक किस चीज़ पर फोकस है। जैसे एक बार स्टेट सर्विस में ये पूछ लिया था कि कालिदास ने अपने किस एपिक में, अपनी किस रचना में रामगिरी पर्वत, मतलब जो विंध्याचला रेंज है, उसे फोकस किया है, उसके बारे में बात की थी। तो कभी कभी वो सब्जेक्ट भी पूछ लेते हैं। तो जनरली हमारा 80% फोकस उनके लिटरेचर की तरफ रहेगा, साहित्य की तरफ रहेगा।
रहेगा। 15% आपको फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर कि कौन उनका नायक है, कौन पात्र है, क्या विषय वस्तु है, सब्जेक्ट क्या रहा है उस लिटरेचर का। और इसके बाद में थोड़ा बहुत जो उनकी अपनी अचीवमेंट है, जैसे वो यदि किसी मैगजीन के एडिटर रहे हैं या हमने कहा उन्हें कोई अवार्ड मिला है स्पेसिफिक, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये काफ़ी अच्छे से आपको यूनिट 1 जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो फर्स्ट यूनिट है आपका, तो ये हमें काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा इस यूनिट को, ठीक। तो इसको आप अपनी प्योरिटीज़ पर रखिएगा कि हमें इस यूनिट को काफ़ी अच्छे से करना है। सेकंड यूनिट पर हम चलते हैं, ये है भारत का इतिहास। अब देखिएगा ये मध्यकालीन प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में डिवाइड है। यहाँ पर भी हमें एमपी ओरिएंटेड ही रहना है, केवल डिफरेंस इतना है कि जैसे एंशियंट हिस्ट्री है तो आप यहाँ सिलेक्टिव हो सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में कि भाई हमने जो 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके जो स्टेट सर्विस में पूछे जाते रहे हैं, जो जैन और बुद्ध रिलीजन है, या थोड़ा सा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, गुप्त का जो लिटरेचर है स्पेशली उनकी जो कला है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और जो कुषाण वाला पार्ट है मौर्यंस में ज़्यादातर उनके क्वेश्चन अशोक या उनके प्रशासन के इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो ये सिलेक्टिव होकर आपको स्टडी कर सकते हैं इस एंशियंट हिस्ट्री को। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ जहाँ जहाँ एमपी आएगा, जो डायनेस्टीज आएंगे, हालांकि वो डायनेस्टीज तो हम यूनिट 1 के अंदर ही पढ़ेंगे, पर उन पर आपको स्पेशल फोकस करना है। जहाँ तक बात है मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया में आपको एमपी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक। एमपी की ज्योग्राफी की बात है तो हम फिर वही कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जगह पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की तरफ, जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी में चाहें जिन्हें ज़्यादा बहुत डेप्थ में मत पढ़िएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में यदि आप मैपिंग बेसिस पर ही पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को तो चल जाएगा, लेकिन एमपी का काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी में ये भी मैपिंग बेस्ड ही है, थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी में हिमालय और जो डिवीज़न है, ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है, उसको काफ़ी अच्छे से आप कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद हम अगले सिलेबस की बात करें यूनिट नंबर 5 पर यदि हम जाएं तो ये राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। ये फिर मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ें तो इंडियन पॉलिटी में आप सरफेस लेवल पर बेसिक पढ़ सकते हैं, बहुत डेप्थ की ज़रूरत नहीं है इंडियन पॉलिटी में। पर ध्यान रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश की जो पॉलिटी है वो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। मतलब यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सीएम रहे हैं या जो गवर्नर्स रहे हैं, जो एमपी के एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन्स हैं, तो उनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम काफ़ी अच्छे से करिएगा, क्योंकि अभी तक फोकस हालांकि देखा गया है कि जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें अभी तक इन्होंने इंडियन पॉलिटी से पूछे ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन अब आपको यहाँ पर एमपी ज़्यादा दिख सकता है। मतलब इंडियन पॉलिटी जो है वो आप बेसिक या सरफेस लेवल पर कर सकते हैं, डेप्थ आपको स्टेट में पढ़ना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी और एमपी की इकोनॉमी आप अच्छे से करिएगा। इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, तो जो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, यहाँ से आप यकीन मानिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी पार्ट से देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा जो एमपी के जो उद्योग धंधे हैं, हमारे यहाँ जो मिनरल्स हैं उनके बारे में, या हमारे यहाँ जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में आप अच्छे से करिएगा, ठीक। फिर जो इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी है, ये मैं बार बार कहूँगा कि आप एक जनरल जितना उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है तो आप एक बेसिक स्टडीज़ की कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके सिलेक्शन को तय करेगा प्री में जो यूनिट्स हैं, ये हैं 7th 8th और 9th और 10th यूनिट। ये ध्यान रखिएगा 7th ये थोड़ा सा न्यू है, ये विज्ञान और पर्यावरण वाला जो पार्ट है, तो इसमें जो साइंस तो आपको पढ़ना ही है, जो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है, लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो नए टॉपिक्स हैं जिसमें इन्वायरमेंट है, आपको बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, या न्यूट्रिशंस उन्होंने जो दिया है टॉपिक, कृषि उत्पाद तकनीकी, जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ हैं नई नई, तो इनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। ये ध्यान रखिएगा नया टॉपिक है, नया सिलेबस में इन्हें ऐड किया गया है, तो इनसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और ये आपको लीड कराएंगे एक्चुअली। यहाँ पर आप चाहें तो यदि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में यहाँ पर लीड ले सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिट नंबर 8 है ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है, जो उन्होंने एक्चुअली करंट के बारे में दिया है, जैसे उन्होंने महत्वपूर्ण
व्यक्तित्व और स्थान के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाएं और ये स्पोर्ट्स। तो इन देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जाइएगा, आप सिलेबस के बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि आप करंट में सब कुछ पढ़ रहे हैं। आप महत्वपूर्ण व्यक्तित्व करंट के, किसी की यदि मृत्यु हुई है, किसी को कोई प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला है या कोई भी अवार्ड मिला है, उसके बारे में, स्थान कहीं कोई घटना हुई है, कोई बैठक हुई है, इंटरनेशनल मीट हुआ है या नेशनल मीट हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको, इस बार तो वर्चुअल हुआ है सब कुछ, तो फिर भी आप इसे काफ़ी प्रिपेयर करिएगा। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि करंट कहाँ तक पूछा जाएगा। मेरा अपना मानना है कि शायद वो करंट मार्च तक का ही पूछेंगे, क्योंकि जनरली उस समय तक पेपर्स या तो प्रिंट हो गए होंगे या एटलीस्ट कम से कम वो सेट कर दिए गए होंगे। तो हमें नहीं लगता कि आगे के करंट से हमें कुछ घटना यहाँ देखने को मिलेंगी। मार्च तक काफ़ी अच्छे से कीजिएगा। स्पोर्ट्स में आपको खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, यहाँ पर भी मैं बार बार बोलूँगा कि आपका फोकस एमपी पर होना चाहिए। एमपी में जो अवार्ड हैं, जो खेल संस्थाएं हैं उन पर, या एमपी के जो प्लेयर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर भी प्लेयर्स कहाँ तक आपको याद रखना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी खेल से संबंधित खिलाड़ी के बारे में जब पूछा जाता है तो वो वही पूछे जाते हैं जिन्हें जनरली उस साल या करंट के जो जो 1920 और 21 का जो करंट है तो उसमें कोई अवार्ड मिला हो। तो आप विक्रम अवार्ड है स्टेट के अंदर, या जो एकलव्य अवार्ड वगैरह जो मिलते हैं यहाँ पर, या जो अर्जुन अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो इनमें जिन लोगों को पुरस्कार मिले हैं उनके स्पोर्ट्स स्पेशली ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली वो किस गेम से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा। सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये ध्यान रखिएगा, ये गेम चेंजर टॉपिक है, आपका यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लीड लेने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ आप दूसरे बच्चों के कंपेरिजन में एक अच्छी लीड ले सकते हैं यदि ये वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है आपको, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज पढ़ना है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये काफ़ी नई चीज़ें हैं, ई गवर्नेंस के बारे में, ई कॉमर्स कंपनियों के बारे में, इंटरनेट, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इसमें जितना ज़्यादा कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो तो उसे प्रिपेयर कीजिएगा। ये आपको लीड दिलाएगा। ध्यान रखिएगा इस यूनिट को आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जो यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें जिस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं, या उत्तराखंड में भी काफ़ी अच्छा पूछा जाता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो वहाँ से आपको एक गाइडलाइन मिल सकती है कि हमें किस वे में इसको पढ़ना है, पर इसे काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। और शरद सर तो इस टॉपिक को पढ़ाएंगे ही। इसके बाद लास्ट है आपका राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं। लोग काफ़ी इसके बारे में वरीड रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपका इसमें। मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें जनरल क्वेश्चंस ही आएंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि इस सेक्शन से पूछे जाएंगे। केवल आपको ये करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो, जो स्टेट के साथ में, आप स्टेट को पहले प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई आप संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले स्टेट पीएससी को आप बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। डेप्थ आपको स्टेट पीएससी में जाना है, ठीक। इसके बाद जो नेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको करना। एक और बड़ी चीज़ कि इसमें सेक्शंस वगैरह नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ जो स्टेटरी बॉडीज़ हैं, तो वो डेफिनेटली किसी एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनके सेक्शंस याद रखना है। तो वो सेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, आप केवल उनका जो कंपोजिशन है, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, कैसे बनती हैं वो, कार्यकाल कितना होता है, कैसे उनके जो ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज मैं आपको एमपी की हिस्ट्री से बेसिक शुरू कर रहा हूँ। ये अभी एक दो दिन में थोड़ा पीडीएफ फॉर्म में ही दे पाऊँगा लेक्चर्स, और सॉरी जो टेलीग्राम फॉर्म में है, तो टेलीग्राम पे मैं क्लासेस ले रहा था तो उस फॉर्म में दे पाऊँगा। बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। शरद सर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी काफ़ी डिटेल में इसके बारे में। पर एक चीज़ कहूँगा मैं कि इसके जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं, और जिनके पास नहीं है यदि नोट्स, तो वो शरद सर से कॉन्टैक्ट करके, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं, तो वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में है, और बहुत जल्दी हम इसको, जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है थोड़ा बहुत भी, या ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, तो उसके बाद में इसका कोचिंग से बाकायदा आपको प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले एमपी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखेगा एमपी की हिस्ट्री। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पहला जो लेक्चर है एमपी की हिस्ट्री का जो मैंने बताया है, थोड़ा इपिकल है, मतलब पौराणिक है, लेकिन उसका काफ़ी महत्व है एमपी में,
क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है, ध्यान रखिएगा, कि वो स्टोरी फॉर्म में यदि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से हम उसे गेन कर पाते हैं उन चीज़ों को। तो मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज़ हैं उनके पीछे, तो उनके बारे में बताया जाए, तो उनसे आपको याद रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है एमपी का, उसका चूँकि पौराणिक महत्व है, उसका ऐतिहासिक महत्व है, तो थोड़ा सा हमें उन चीज़ों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मे बी पॉसिबल कि पहला जो लेक्चर है जिसमें मैंने थोड़ा सा बहुत बैकग्राउंड में जाके जो पौराणिक इतिहास बताया है, तो आपको थोड़ा बोरिंग लगे, पर सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि कभी कभी वहाँ से पौराणिक हिस्ट्री से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी प्रॉपर जो राजवंश हैं वो हम उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। हालांकि उन राजवंशों का जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा उनसे काफ़ी लिंक मिलेगा, और दूसरा कि आपको समझने में काफ़ी ईजी होगा ये। ठीक ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं आज से क्लासेस। ओके।